अभिषेक की रीढ़ की हड्डी में मानो बर्फ का एक ठंडा सा टुकड़ा खिसक गया। उसने उस धुंधले कैमरे के फुटेज को एक बार नहीं, बार-बार पीछे करके देखा। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके माथे की नसें धीरे-धीरे उभर आई थीं। बाहर की तरफ रात के 2 बज चुके थे। नोएडा के उस छोटे से 3 BHK फ्लैट में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अभिषेक के दिमाग में शोर का एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसने उसकी सांसें रोक दी थीं। वीडियो में साफ दिख रहा था कि 3 दिन पहले की रात, जब वो 11 घंटे की ऑफिस की शिफ्ट के बाद थककर घोड़े बेचकर सो रहा था, तब उसकी अपनी सगी माँ, सविता, दबे पांव उसके कमरे में आई थीं। उन्होंने साइड टेबल से अभिषेक का फोन उठाया और बेहद चालाकी से उसे बाहर ले गईं। हॉल में जहां आरव का झूला रखा हुआ था, ठीक उसी के ऊपर लगे उस पुराने नाइट विजन कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था। हॉल की हल्की पीली रोशनी में अभिषेक का बड़ा भाई विक्रम सोफे पर बैठा हुआ था। सविता ने जैसे ही फोन विक्रम के हाथ में थमाया, विक्रम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो अभिषेक के फोन का लॉक खोलने की कोशिश करने लगा। अभिषेक को याद आया कि उसका फिंगरप्रिंट लॉक था, लेकिन विक्रम ने शायद उसका पिन कोड कहीं से देख लिया था। जैसे ही फोन खुला, विक्रम ने तुरंत बैंक का ऐप खोला। उसी समय अभिषेक के पिता, महेंद्र, बेडरूम के दरवाजे के पास खड़े होकर इस तरह पहरा दे रहे थे जैसे कोई शातिर चोर किसी बड़ी डकैती को अंजाम दे रहा हो। वीडियो में विक्रम ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा था, बाबूजी, आज 18,000 निकाल रहा हूं। कल ऑफिस के काम से अभिषेक को बैंक जाना है, कहीं उसे शक न हो जाए। तभी महेंद्र की भारी, ठंडी आवाज गूंजी, जो कैमरे के स्पीकर से निकलकर अभिषेक के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। अगर इसे शक हुआ भी तो सीधे कह देंगे कि नेहा ने पैसे निकाले हैं। घर की बहू पति का फोन तो इस्तेमाल करती ही है। वैसे भी अभिषेक अपनी पत्नी पर अंधा भरोसा करता है। जब हम कहेंगे कि नेहा अपनी माँ के घर पैसे भेज रही है, तो ये बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठा देगा या उसे घर से निकाल देगा। हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। अभिषेक ने फोन को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। जिस पत्नी को वो पिछले 6 महीने से चिड़चिड़ी, लापरवाह और झगड़ालू समझ रहा था, वो दरअसल एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश की शिकार थी। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों में जब भी बैंक अकाउंट से पैसे कम होते थे और वो नेहा से पूछता था तो नेहा हैरान रह जाती थी। तब उसकी माँ सविता बीच में कूद पड़ती थी और कहती थी, अरे बेटा, नेहा ही बाजार गई थी। आजकल की लड़कियों के खर्चे तो तुम जानते ही हो। मायके वालों के लिए कपड़े खरीदे होंगे या अपनी माँ को ऑनलाइन ट्रांसफर किए होंगे। अभिषेक उस वक्त अपनी माँ की बातों में आ जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी। इस वजह से पिछले कई हफ्तों से उसके और नेहा के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। नेहा रोती रहती थी, कस्में खाती थी कि उसने 1 रुपया भी नहीं निकाला, लेकिन अभिषेक काम के तनाव और माँ के बयानों के बीच नेहा को ही कसूरवार मान बैठता था। अब उसे समझ आ रहा था कि नेहा की आंखों के नीचे के काले घेरे सिर्फ बच्चे को संभालने की थकान के नहीं थे, बल्कि उस मानसिक प्रताड़ना के थे जो उसका अपना परिवार उसे दे रहा था। वो उठकर धीरे से अपने बेडरूम की तरफ गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर 0 वाट का बल्ब जल रहा था। बिस्तर पर नेहा एक तरफ करवट लेकर सोई हुई थी। उसका एक हाथ अभी भी 8 महीने के आरव की पीठ पर था, मानो नींद में भी वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती हो। आरव हल्के हल्के खर्राटे ले रहा था। अभिषेक ने नेहा के चेहरे को गौर से देखा। उस चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक गहरी बेबसी भी थी। वो इतनी टूट चुकी थी कि अब उसने अपने बचाव में बोलना भी बंद कर दिया था। अभिषेक को अपनी जिंदगी के पिछले कुछ साल याद आने लगे। जब उसकी और नेहा की शादी हुई थी, तब वो कितना खुश था। नेहा एक हंसती खेलती, आत्मनिर्भर लड़की थी। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता और बड़े भाई विक्रम ने उनके साथ रहने का फैसला किया, चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगीं। विक्रम कहने को तो बड़ा भाई था, लेकिन उसने जिंदगी में कभी कोई नौकरी टिककर नहीं की। वो हमेशा किसी न किसी बिजनेस आइडिया के नाम पे पैसे उड़ाता रहता था। वी एंटरप्राइजेज असल में विक्रम की ही एक फर्जी कंपनी का नाम था, जिसे उसने कागजों पर बना रखा था ताकि लोगों से पैसे ऐंठ सके। अभिषेक बेड के कोने पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसका गुस्सा अब एक ठंडे लावे में बदल चुका था। वो सोच रहा था कि सुबह होते ही वो क्या करेगा। क्या वो सीधे पुलिस को बुलाए या फिर इन्हें रंगे हाथों पकड़े? अगर वो पुलिस को बुलाता है तो समाज में बदनामी होगी, लेकिन जिस परिवार ने उसकी पत्नी की जिंदगी को नरक बना दिया, क्या वे किसी लिहाज के हकदार थे? सुबह के 4 बज चुके थे। रसोई से हल्की सी आवाज आई। अभिषेक चौंक गया। उसने देखा कि नेहा चुपचाप उठकर रसोई में जा चुकी थी। इतनी कम नींद के बाद भी उसे सुबह की चाय और नाश्ते की चिंता थी, क्योंकि अगर सुबह 6 बजे तक महेंद्र जी को चाय और विक्रम को गर्म नाश्ता नहीं मिलता तो पूरे घर में कोहराम मच जाता था। अभिषेक उठकर रसोई के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया।
नेहा ने गैस पर चाय का बर्तन चढ़ाया था और खुद स्लैब का सहारा लेकर खड़ी थी। उसकी आंखें झपक रही थीं। नेहा, अभिषेक ने बहुत धीमी आवाज में पुकारा। नेहा चौंक गई। उसने जल्दी से पल्लू ठीक किया और अपनी थकी हुई आंखों को मलते हुए कहा, आप इतनी जल्दी उठ गए? बस 5 मिनट रुकिए, चाय बन रही है। बाबूजी के लिए बिना चीनी की और माँ जी के लिए अदरक वाली बना रही हूँ। अभिषेक ने नेहा के हाथ से चाय की छन्नी ले ली और उसे एक तरफ रख दिया। उसने नेहा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। नेहा हैरान होकर उसे देखने लगी। उसकी आंखों में डर था कि कहीं अभिषेक फिर से किसी बात पर नाराज न हो जाए। मुझे माफ कर दो नेहा, अभिषेक की आवाज भर्रा गई। नेहा ने घबराकर कहा, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आरव तो सो रहा है, वो रोया भी नहीं। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। मुझे उस परिवार पर भरोसा था जिसने मुझे जन्म दिया, लेकिन मैं ये भूल गया कि जो तुम्हारे साथ हो रहा था वो कोई आम पारिवारिक अनबन नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अभिषेक ने अपना फोन निकाला और वह वीडियो प्ले करके नेहा के सामने रख दिया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों से आंसू टप टप कर गिरने लगे। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकने लगी। वीडियो खत्म होने के बाद उसने अभिषेक की तरफ देखा और कहा, मैंने आपसे कहा था ना अभिषेक, मैंने पैसे नहीं लिए। माँ जी हमेशा मुझसे कहती थी कि अगर मैंने तुम्हारे कान भरने की कोशिश की तो वे तुम्हें कहेंगी कि मेरा किसी और के साथ चक्कर है और वे मुझे इस घर से निकलवा देंगी। मैं आरव के लिए डर गई थी। मुझे लगा अगर आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी। अभिषेक ने नेहा को गले से लगा लिया। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम नहीं, बल्कि वो लोग होंगे। लेकिन मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। उन्होंने जो खेल खेला है उसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुबह के 6 बज चुके थे। ड्राइंग रूम में हलचल शुरू हो गई थी। महेंद्र जी के खांसने की आवाज आई। सविता रसोई की तरफ बढ़ती हुई चिल्लाईं, अरे बहू, चाय बनी कि नहीं? रोज रोज का यही नाटक है। सूरज सिर पर आ जाता है और तुम्हारी चाय का पता नहीं होता। लेकिन जैसे ही सविता रसोई के पास पहुंची, उन्होंने देखा कि अभिषेक और नेहा दोनों हॉल में सोफे पर बैठे थे। टेबल पर अभिषेक का लैपटॉप खुला हुआ था और उसके पास कुछ कानूनी कागज रखे थे। विक्रम भी अपनी लुंगी संभालते हुए बेडरूम से बाहर निकला। क्या बात है भाई? सुबह सुबह बड़ी पंचायत बैठी है। कल रात तो तुम बहुत शेर बन रहे थे, कह रहे थे कि हम तीनों को घर छोड़ना पड़ेगा। अब क्या हुआ? अक्ल ठिकाने आ गई? महेंद्र जी भी आकर अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठ गए और रौबदार आवाज में बोले, अभिषेक, अपनी माँ से माफी मांगो और ये जो बकवास तुमने कल रात की थी उसे भूल जाओ। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई किराएदार नहीं जो तुम जब चाहो हमें निकाल दो। अभिषेक बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, बाबूजी, मैंने कल रात गुस्से में कहा था कि आप लोग घर छोड़ दें, लेकिन रात भर सोचने के बाद मुझे लगा कि सिर्फ घर छोड़ना आप लोगों के कर्मों की बहुत छोटी सजा होगी। सविता ने अपनी छाती पीटनी शुरू कर दी। देखो रे देखो, कुलच्छनी बहू का जादू चल गया। बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को सजा देने की बात कर रहा है। अरे, क्या कमी रखी थी हमने तेरे पालने में? कमी? अभिषेक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, माँ, पालने में कमी थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 6 महीने में जो आप लोगों ने चोरी और जालसाजी की ट्रेनिंग ली है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। विक्रम का चेहरा थोड़ा सा पीला पड़ा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? साफ साफ बोल। अभिषेक ने लैपटॉप की स्क्रीन को घुमाकर उन तीनों के सामने कर दिया। उस स्क्रीन पर वी एंटरप्राइजेज के बैंक स्टेटमेंट और रात के अंधेरे में फोन चुराते हुए उन तीनों का वीडियो चल रहा था। वीडियो की आवाज बिल्कुल साफ थी। अगर इसे शक हुआ भी तो सीधे कह देंगे कि नेहा ने पैसे निकाले हैं। पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने वहां की ऑक्सीजन खींच ली हो। महेंद्र का हाथ जो रिमोट पर था वहीं जम गया। सविता का मुंह खुला का खुला रह गया और विक्रम के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ये क्या है? ये तो कोई पुराना वीडियो है। हम तो बस फोन में कुछ देख रहे थे। विक्रम ने हकलाते हुए झूठ बोलने की कोशिश की। चुप रहो विक्रम। अभिषेक की आवाज इस बार इतनी तेज थी कि पूरा हॉल गूंज उठा। एक शब्द और मत बोलना। ये वीडियो 3 दिन पहले का है और ये जो बैंक स्टेटमेंट देख रहे हो ना, इसमें पिछले 6 महीने में मेरे अकाउंट से कुल 3,80,000 रुपये वी एंटरप्राइजेज में ट्रांसफर हुए हैं, तुम्हारी उस फर्जी कंपनी में जिसका इस्तेमाल तुम सट्टेबाजी और अपनी अय्याशियों के लिए करते हो। महेंद्र ने अपनी स्थिति को संभालने की आखिरी कोशिश की। अभिषेक, देख, हम तेरे माता पिता हैं।
विक्रम तेरा बड़ा भाई है। अगर उसने कुछ पैसे ले भी लिए तो वो बिजनेस के लिए ही तो लिए थे। घर की बात घर में रहनी चाहिए। इस नेहा के सामने हमारे घर के मामले को क्यों उछाल रहा है? घर की बात? अभिषेक ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। बाबूजी, घर तब होता है जब उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप लोगों ने इस घर को एक कसाईखाना बना दिया था, जहां आप मेरी पत्नी की मानसिक शांति की हर रोज बलि चढ़ा रहे थे। आपने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। आपने उसे इस कदर डरा दिया कि वो अपने पति से बात करने में भी कांपती थी। और आप कह रहे हैं कि ये घर की बात है। सविता ने रोने का नाटक करते हुए नेहा के पैर पकड़ने की कोशिश की। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस अपने बड़े बेटे के भविष्य के लिए कर रही थी। विक्रम कर्ज में डूबा हुआ था, लोग उसे मार रहे थे। हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें। नेहा ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक स्वाभिमानी स्त्री का गुस्सा था। उसने कहा, माँ जी, अगर आप मुझसे सीधे पैसे मांगती तो मैं अपने गहने तक बेचकर आपको दे देती। लेकिन आपने मेरी ममता पर चोट की। आपने मेरे पति की नज़रों में मुझे चोर साबित किया। हर रात जब अभिषेक मुझसे लड़ते थे, आप कोने में बैठकर मुस्कुराती थीं। इस दर्द की कोई माफ़ी नहीं होती। अभिषेक ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। तुम किसे फ़ोन कर रहे हो? विक्रम ने घबराकर पूछा। पुलिस को, अभिषेक ने सपाट आवाज़ में कहा। मैंने अपने वकील से बात कर ली है। घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी, चोरी और मानसिक प्रताड़ना, इन सभी धाराओं के तहत मैंने शिकायत तैयार करवा ली है। पुलिस बस रास्ते में ही होगी। ये सुनते ही महेंद्र के पैर कांपने लगे। जो पिता अभी तक रौब झाड़ रहा था, वो सोफे पर ढह गया। अभिषेक, ऐसा मत कर। मेरी समाज में बड़ी इज्जत है। अगर पुलिस आई तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हम चले जाएंगे। हम आज ही इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हमें पुलिस के हवाले मत कर। अभिषेक ने फ़ोन कान से हटाया। उसने कुछ सेकंड तक उन तीनों के चेहरे देखे, जिन पर अब सिर्फ और सिर्फ खौफ था। कोई पछतावा नहीं था, बस पकड़े जाने का डर था। ठीक है, अभिषेक ने कहा, मैं पुलिस की गाड़ी को रुकवा सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? हाँ हाँ, जो कहोगे हम मानेंगे, सविता ने जल्दी से कहा। पहली शर्त, विक्रम, तुम अपनी उस फर्जी कंपनी के नाम पर जो भी पैसे मेरे अकाउंट से निकाले हैं, उसके लिए एक बॉन्ड साइन करोगे कि तुम ये पूरा पैसा अगले 1 साल में मुझे वापस लौटाओगे। अगर एक भी किस्त चूकी तो ये वीडियो सीधा साइबर सेल के पास जाएगा। अभिषेक ने टेबल पर रखे कागजात आगे बढ़ाए। विक्रम ने कांपते हाथों से पेन उठाया और बिना पढ़े ही उन कागजातों पर दस्तखत कर दिए। दूसरी शर्त, अभिषेक ने महेंद्र और सविता की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों आज ही अपने गांव वापस जाएंगे। इस शहर में, मेरे इस घर में आप लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं है। और भविष्य में अगर आपने कभी भी नेहा को फ़ोन करके या किसी रिश्तेदार के जरिए प्रताड़ित करने की कोशिश की, तो मेरे पास इस वीडियो के अलावा और भी बहुत सारे सबूत हैं जो मैंने पिछले कुछ घंटों में इकट्ठे किए हैं। महेंद्र ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। जिस बेटे को वो हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाने का दम भरते थे, आज उसी बेटे ने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी थी। अगले 2 घंटों के भीतर उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो 3 लोग कुछ समय पहले तक सोफे पर पैर पसारे हुक्म चला रहे थे, वे अब अपने अपने बैग पैक कर रहे थे। विक्रम की आंखें जमीन से नहीं उठ रही थीं और सविता चुपचाप अपनी साड़ियों को सूटकेस में डाल रही थीं। जब वे तीनों मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे तो महेंद्र ने एक बार पीछे मुड़कर अभिषेक को देखा, शायद इस उम्मीद में कि उनका बेटा आखिरी बार उनके पैर छुएगा या विदा करते समय भावुक होगा। लेकिन अभिषेक अपनी पत्नी नेहा और बेटे आरव के साथ खड़ा था। उसका हाथ नेहा के कंधे पर था, जो इस बात का प्रतीक था कि अब वो अपनी असली जिम्मेदारी को समझ चुका है। दरवाज़ा बंद हो गया। भारी कदमों की आवाज़ सीढ़ियों से नीचे उतरती गई और धीरे धीरे गायब हो गई। घर में एक अजीब सा, लेकिन बहुत ही सुकून देने वाला सन्नाटा छा गया। ये वो सन्नाटा नहीं था जो डर पैदा करता है, बल्कि ये वो सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के शांत होने के बाद आता है। नेहा ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी, गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके छाती पर रखा कोई बहुत भारी पत्थर अचानक हट गया हो। आरव अब जाग चुका था और अपने झूले में हाथ पैर मारते हुए किलकारियां भर रहा था। अभिषेक नेहा के पास आया और उसे धीरे से अपने करीब खींच लिया। अब सब कुछ ठीक है नेहा। ये घर अब वाकई हमारा घर है। मुझे माफ़ कर देना कि मुझे ये सब समझने में इतनी देर लगी। नेहा ने अभिषेक की छाती पर अपना सिर रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम आपने मुझ पर भरोसा तो किया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन रसोई में फिर से चाय बनी, लेकिन इस बार उस चाय में कोई कड़वाहट नहीं थी।
धूप खिड़की से होकर सीधे ड्राइंग रूम के फर्श पर पड़ रही थी और उस रोशनी में अभिषेक, नेहा और छोटा आरव अपनी नई, सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। गांव जाने वाली बस में बैठते समय महेंद्र, सविता और विक्रम के चेहरों पर जो हवाइयां उड़ रही थीं वो देखने लायक थीं। जिस गांव को वे छोटा और पिछड़ा समझकर छोड़ आए थे और शहर की ऐशो आराम की जिंदगी के आदी हो चुके थे, अब वहीं वापस जाना उनकी मजबूरी बन चुका था। गांव के पुश्तैनी मकान का ताला जब महीनों बाद खुला तो वहां धूल और जालों के अलावा कुछ नहीं था। सविता ने जब वहां बिखरा कबाड़ देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू किसी पछतावे के नहीं बल्कि अपनी सुख सुविधाएं छिन जाने के डर के थे। विक्रम, जो शहर में बैठकर छोटे भाई के पैसों पर रील देखता था और सट्टेबाजी करता था, उसे अब गांव के खेतों की तरफ रुख करना पड़ा। गांव के लोगों को जब ये पता चला कि तीनों अचानक वापस लौट आए हैं और अभिषेक उनके साथ नहीं आया तो तरह तरह की बातें बनने लगीं। महेंद्र अपनी झूठी शान बचाने के लिए लोगों से कहते फिरते कि शहर का प्रदूषण उन्हें रास नहीं आया, इसलिए वे शुद्ध हवा के लिए वापस आ गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अपनी इस हालत का कसूरवार विक्रम और सविता का लालच ही नजर आता था। उधर नोएडा के उस फ्लैट में जहां कभी हर सुबह तानों और चीख पुकार से शुरू होती थी, अब वहां की हवा बदल चुकी थी। अभिषेक और नेहा ने सबसे पहले घर का पूरा हुलिया बदलने का फैसला किया। उन्होंने उस सोफे को ही घर से हटा दिया जिस पर बैठकर महेंद्र और विक्रम दिन भर हुक्म चलाते थे। उसकी जगह नेहा ने वहां आरव के खेलने के लिए एक छोटा सा रंग बिरंगा मैट बिछाया और कुछ खिलौने रख दिए। अब घर में कदम रखते ही किसी तनाव का एहसास नहीं होता था, बल्कि बच्चे की किलकारियां और हल्की संगीत की आवाज गूंजती थी। नेहा ने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी सेहत पर ध्यान दिया। जो नेहा महीनों से ढंग से सोई नहीं थी, अब वो चैन की नींद सोती थी। अभिषेक ने भी ऑफिस के काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को बांटना सीख लिया था। वो सुबह उठकर आरव को संभालता ताकि नेहा आराम से अपनी चाय पी सके और खुद के लिए कुछ वक्त निकाल सके। कुछ महीने बीतने के बाद जब घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई तो नेहा ने अभिषेक से अपने एक पुराने सपने का जिक्र किया। शादी से पहले नेहा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और उसे पेंटिंग का बहुत शौक था, जो इस घर के माहौल में कहीं दबकर मर चुका था। अभिषेक ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि वो घर से ही अपना कुछ काम शुरू करे। नेहा ने सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए हस्तशिल्प और पेंटिंग की ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और आस पड़ोस के बच्चे भी उसके पास आने लगे। अब नेहा सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं रह गई थी, बल्कि वो खुद कमा रही थी और उसका आत्मसम्मान वापस लौट आया था। उसके चेहरे की वो थकान और आंखों के नीचे के काले घेरे अब पूरी तरह गायब हो चुके थे और उनकी जगह एक जादुई चमक ने ले ली थी। एक दिन जब आरव का पहला जन्मदिन आया तो नेहा के माता पिता उनके घर आए। घर का बदला हुआ और खुशहाल माहौल देखकर नेहा की मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अभिषेक का हाथ पकड़कर कहा कि उन्हें अपनी बेटी के भाग्य पर गर्व है कि उसे ऐसा समझदार जीवनसाथी मिला जिसने सही समय पर सच का साथ दिया। अभिषेक ने उस दिन महसूस किया कि असली परिवार वह नहीं होता जो सिर्फ खून के रिश्ते से जुड़ा हो और अंदर ही अंदर खोखला कर रहा हो, बल्कि परिवार वह होता है जो आपको मानसिक शांति दे और आपके सुख दुख में ढाल बनकर खड़ा रहे। आरव ने जब अपने घुटनों के बल चलना शुरू किया तो पूरा घर उसकी नन्ही कदमों की आहट से गूंज उठता था। इस बीच गांव से विक्रम का एक दिन फोन आया। उसकी आवाज में अब वो पुरानी अकड़ नहीं थी। उसने रोते हुए अभिषेक से कहा कि उसकी फसल इस बार खराब हो गई है और उसे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अभिषेक ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उससे कहा कि वो बांड की शर्तों के मुताबिक अपनी पुरानी उधारी चुकाने पर ध्यान दे, ना कि नए पैसों की उम्मीद करे। अभिषेक ने साफ कर दिया कि वो अपने माता पिता के इलाज या जरूरी खर्चों के लिए सीधे गांव के डॉक्टर या दुकानदार को पैसे भेज सकता है, लेकिन विक्रम की अय्याशियों के लिए अब उसकी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। महेंद्र और सविता को भी समझ आ गया था कि उन्होंने अपने ही हाथों अपनी सोने की चिड़िया जैसे बेटे को खो दिया था। वे अब गांव के एक कोने में पड़े रहकर अपनी पुरानी गलतियों को याद करते और सोचते कि काश उन्होंने बहू को बेटी माना होता तो आज वे भी पोते के साथ शहर के बड़े घर में ठाठ से रह रहे होते। अभिषेक और नेहा ने अतीत की उन कड़वी यादों को अपने वर्तमान पर कभी हावी नहीं होने दिया। उन्होंने वीकेंड्स पर बाहर जाना, छोटी मोटी ट्रिप्स पर जाना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू किया। आरव अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और पापा मम्मी कहकर पूरे घर में दौड़ता रहता था। हर शाम जब अभिषेक थका हारे ऑफिस से लौटता तो दरवाज़ा खोलने वाली नेहा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती थी और आरव दौड़कर उसके पैरों से लिपट जाता था। अभिषेक अपना बैग एक तरफ रखता और दोनों को अपनी बाहों में भर लेता। उसे एहसास होता कि जो फैसला उसने उस रात बैंक की रिकॉर्डिंग देखने के बाद लिया था वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी फैसला था, जिसने न सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चे को एक नरक से बचाया बल्कि उसके अपने आशियाने को सच में स्वर्ग बना दिया।
अभिषेक और नेहा की जिंदगी अब पूरी तरह पटरी पर लौट चुकी थी। आरव 1.5 साल का हो चुका था और अब वो तुतली आवाज में छोटी छोटी बातें करने लगा था। एक शाम नोएडा के उनके इलाके के पास ही एक बहुत बड़ा स्थानीय मेला लगा था। रंग बिरंगी लाइटों, झूलों के शोर और खाने पीने की खुशबू से पूरा आसमान महक रहा था। अभिषेक ने नेहा से कहा, चलो नेहा, आज आरव को मेला घुमाकर लाते हैं। बहुत दिन हो गए हम सब कहीं बाहर नहीं गए। नेहा ने आरव को एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई और खुद भी हल्के रंग की साड़ी में तैयार हो गई। जब वे तीनों मेले के मैदान में पहुंचे तो वहां का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। हर तरफ रोशनी बिखरी हुई थी। बच्चे मिकी माउस वाले गुब्बारों के लिए मचल रहे थे तो कहीं बड़े बड़े झूलों पर बैठे लोग डर और उत्साह से चिल्ला रहे थे। आरव ने जैसे ही इतने सारे खिलौने और रंग बिरंगी लाइटें देखीं, वो खुशी से ताली बजाने लगा। अभिषेक ने उसे अपने कंधे पर बैठा लिया। नेहा की आंखों में एक अलग ही सुकून था। उसने अभिषेक का हाथ पकड़ा और कहा, अभिषेक, मुझे याद ही नहीं कि आखिरी बार मैं किसी मेले में इतनी खुलकर कब हंसी थी। ऐसा लग रहा है जैसे बचपन लौट आया हो। उन्होंने मेले में खूब मस्ती की। आरव के लिए एक छोटा सा भोंपू और चाबी वाली कार खरीदी। फिर वे चाट पकौड़ी और गर्मा-गर्म जलेबी के स्टॉल पर गए। अभिषेक ने नेहा को अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाए। उस वक्त उनके आसपास हजारों की भीड़ थी, लेकिन उन दोनों के लिए उनकी छोटी सी दुनिया पूरी तरह मुकम्मल थी। अतीत का हर एक जख्म अब इस खुशहाली के आगे फीका पड़ चुका था। उन्होंने मेले के इस खूबसूरत सफर को अपने दिलों में हमेशा के लिए संजो लिया। दोस्तों, अभिषेक और नेहा की ये कहानी हमें सिखाती है कि सही समय पर लिया गया एक सही फैसला पूरी जिंदगी को नरक बनने से बचा सकता है। उतार चढ़ाव हर परिवार में आते हैं, लेकिन जहां सच, सम्मान और अपनों के लिए अटूट विश्वास हो, वही घर असली स्वर्ग बनता है। अगर आपको अभिषेक और नेहा के संघर्ष और उनकी इस खुशहाल नई शुरुआत की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि हर कोई रिश्तों की अहमियत को समझ सके। और हाँ, ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली, मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों से प्यार करते रहें। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी के सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, परिवार, समुदाय या जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उनकी छवि को धूमिल करना नहीं है। इसे केवल एक सामाजिक सीख और मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा गया है। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का कहानी के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।